अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि हमने चैप्टर रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन किया था, अब हम दूसरे चैप्टर पे आ रहे हैं। फिजिक्स की न्यू बुक का है चैप्टर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये पहले सेकंड ईयर में हुआ करता था, अब इन्होंने फर्स्ट ईयर में भी इसको शामिल कर दिया है। बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हमें इसको समझने के लिए कूलम्स लॉ देखना पड़ेगा। कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ को आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ कहता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। यानी दो चार्ज हैं, उनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ये बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है, लेकिन साथ में स्क्वायर भी है, सही। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा। जब कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटती है तो कांस्टेंट आता है जो के की शक्ल में आ जाता है। उसके बाद हम इसकी वैक्यूम में देखते हैं, फ्री स्पेस में जो के है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट 8.85 एक्सपोनेंट -12। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है, यानी आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं सारे कांस्टेंट की वैल्यूज़ डाल के, तो के की वैल्यू आती है 9 एक्सपोनेंट 9। और फिर हम जब यहाँ पुट करेंगे तो ये एयर के लिए, यानी फ्री स्पेस के लिए, यानी जब कोई भी मीडियम मौजूद ना हो, लेकिन अगर कोई मीडियम आ जाए। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, ये एप्टीट्यूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के पेपर के एमसीक्यूज़ के लिए भी। अगर कोई मीडियम आ जाए तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी, तो जो है हम नीचे यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जगह परमिटिविटी ऑफ मीडियम लगाएंगे। और मीडियम लगाने से देखें जहाँ पे क्या हुआ है, एप्सिलॉन नॉट तो था ही था, लेकिन उसके साथ परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी आ गया। तो मुझे बताएं, क्या फोर्स इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी? जाहिर सी बात है, अगर मीडियम आ जाए तो फोर्स बढ़ेगी फ्री स्पेस के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि देखें डिवाइड के अंदर आ रहा है, जो एप्सिलॉन आर है वो डिवाइड के अंदर आ रहा है, तो जो फोर्स होगी वो एप्सिलॉन आर से डिवाइड होके और नई फोर्स जो होगी वो कम हो जाएगी। बस यही समझाना था इसके अंदर, इंशाल्लाह आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं असल कॉन्सेप्ट की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द सराउंडिंग एरिया अराउंड अ चार्ज बॉडी इन विच इट हैज़ सम इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जो मैं दो मैग्नेट को एक साथ रखूं और उनको बीच में कोई चीज़ ना हो, तो वो अगर उनको करीब लाता रहूं तो वो अटैच हो जाएंगे, सही। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि सराउंडिंग जो एरिया था वो चार्ज बॉडी का, उसके अंदर कोई ना कोई अफेक्ट था। दो तारों को एक साथ रखे, उनको जो है मैंने करंट प्रोवाइड किया, तो वो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा तार के अंदर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आती है आपके बोर्ड के पेपर में, बहुत इसकी डेफिनेशन आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो जितनी फोर्स लगी है और जितना चार्ज लगा है पर यूनिट चार्ज, सही है, उन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है। यूनिट क्या होता है इसका? ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। कैसे? क्योंकि फोर्स का यूनिट आप बचपन से पढ़ते आ रहे न्यूटन है, और जो चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम, सही है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ ओनली टू डायरेक्शन विच डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। पॉजिटिव इज अपोजिट टू दी नेगेटिव डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास सिर्फ दो डायरेक्शन है, वो किस पर डिपेंड करेंगे? पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब चार्ज क्या है उसके ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्रोटॉन होता है, और नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो आपको इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ पता ही होगा। उसके बाद आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क पर यूनिट चार्ज इसकी डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी पी डी या वोल्ट इक्वल टू W/Q। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और इधर से आप इसका यूनिट कैसे निकाल सकते हैं? W वर्क है, वर्क का यूनिट होगा जूल और Q का यूनिट होगा कूलम, अभी आपने जैसे कि पढ़ा है। तो ये थी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? सबसे पहले तो आपको इसके मायने समझने होंगे। इलेक्ट्रिक मतलब तो आपको पता है कोई भी बिजली की चीज़, लेकिन फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स के मायने होते हैं बहाव के। बहाव, किसी भी चीज़ का बहाव। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मायने क्या हुए?
करंट का बहाव यानी एक ऐसा बहाव जहाँ से मैं बोलूँ पूरी क्लास एक जगह बैठी हुई है और मैं बोलूँ सब उठ के इसी दरवाजे से जाएंगे, तो एक बहाव की तरह बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दरवाज़ा छोटा था और बच्चे ज़्यादा थे। तो इसी तरह इसकी डेफिनेशन होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस passing through the surface is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यानी आप लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, आप चाहें तो यही बोर्ड में लिख सकते हैं, किसी नोट्स की आपको ज़रूरत नहीं है। मुझसे आप पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है किसी नोट्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा ही लेक्चर उतारेंगे तो ये आप लोग पूरा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो टाइप्स होती हैं, ये मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड लेवल पे भी और बोर्ड के लिए भी, कि मैक्सिमम कब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मिनिमम कब होता है और ज़ीरो कब होता है, मिनिमम या ज़ीरो। या आप देखेंगे 10 ईयर में भी आपको सवाल मिलेगा जिसके अंदर पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बताएं और फिर मिनिमम और मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है उसके हिसाब से फॉर्मूला जो हमारे पास आता है वो आता है ई डॉट डेल्टा ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है स्केलर है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी बहुत दफ़ा MCQ आ जाता है, लेकिन साथ साथ आपके कितने सारे MCQ सॉल्व भी हो रहे हैं, तो आपने गौर से लेक्चर को देखना है आखिर तक। उसके बाद है मैंने कल ही आपको सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में बताया था कि स्केलर और वेक्टर की क्या निशानी है, कि डॉट आए तो देखें प्रूफ भी हो गया कि स्केलर क्वांटिटी है, और जब डॉट हटता है तो मैंने आपको क्या बताया था कॉस थीटा आता है, और जब क्रॉस हटेगा तो क्या आता है साइन थीटा आता है। वो वाला आप लेक्चर देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब कॉस ज़ीरो हो। तो कॉस ज़ीरो 1 के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 पुट करूँ तो यहाँ पे ई डॉट डेल्टा ए मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस 0 1 और सिर्फ बचेगा ई डॉट डेल्टा ए। इसी तरह कॉस मिनिमम कब होगा, देखें कॉस 90 डिग्री अगर मैं पुट करूँ तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। आप कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे, वैसे तो ये मैं याद होनी चाहिए, मैंने भी ये याद ही करी थी। अच्छा, तो ई डेल्टा ए और कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री। अब जब कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो पता क्या चला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया, इसको डेल्टा ए को वेक्टर एरिया बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स इज़ 0 डिग्री एंड मिनिमम वैन एंगल इज़ 90 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप समझ गए होंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद जो असल चीज़ आ रही है वो हमारे पास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैं डेफिनेशन आपको दे चुका हूँ, वर्क पर यूनिट चार्ज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो फिर अब आते हैं ज़रा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और सीखते हैं। The work done in moving a charge between 2 points against electric field considered as positive, because positive work increases the potential energy. Work done by the electric charge is taken negative since it decreases the potential energy of a charge. अब यहाँ पे साइन का आप लोगों को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क अगर इंक्रीज़ करेगा तो वर्क अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, और अगर वर्क डन नेगेटिव है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चार्ज है उसका टेकन नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज़ करता है। उसके बाद हमने ये सारी वो दे दी नोटेशंस के ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू नॉट चार्ज मूव्ड है, और डेल एस डिस्टेंस कवर्ड बाय क्यू नॉट है, एफ इक्वल टू फोर्स ऑन क्यू नॉट है। देन वर्क डन अगेंस्ट बाय द फील्ड। अब वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड के अगेंस्ट मतलब यानी अगर बॉल नीचे आ रही थी ग्रेविटी से तो मैंने बॉल को उठा के ऊपर फेंक दिया तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट चला गया, तो कोई भी
फील्ड हो, क्या वो ग्रेविटी हो या कुछ भी हो, उसके अगेंस्ट जब हम जाते हैं, जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स को अपोज करती है, यानी वो रोकती है। जैसे अगर हम बॉल फेंकें तो वो अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो तो चलती रहे क़यामत तक, समझे आप लोग, क्योंकि फ्रिक्शन जो होती है वो हवा, एयर फ्रिक्शन, ज़मीन के ऊपर फ्रिक्शन, वो बॉल को रोक देती है, जाके बॉल रुक जाए तो हम बॉल जाके उठा लेते हैं, लेकिन अगर फ्रिक्शन ना हो तो बॉल क़यामत तक आगे जाती रहेगी। ऐसा ही स्पेस के अंदर एस्ट्रोनॉट्स के साथ होता है कि खाना वो लोग नहीं खा पाते क्योंकि वो हवाओं में उड़ रहा होता है, सिर्फ इसी वजह से कि ग्रेविटी और फ्रिक्शन नहीं होती। तो असल चीज़ ये थी कि आपको मैं बताना चाह रहा था कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि फील्ड के अगेंस्ट गए। अब कॉस थीटा में पता है 0 पे मैक्सिमम है, तो क्यू नॉट मूव करेगा और कॉस 0 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई डेल्टा एस। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमें पता है, मैंने आपको बताई थी, क्या होती है, वर्क डन अपॉन चार्ज। अच्छा, ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ये जहाँ भी आ जाए ना ट्राइंगल टाइप, ये जो चीज़ है इसको डेल्टा बोलते हैं, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज मालूम करना। जैसे मैं एक जगह से दूसरे पॉइंट तक गया, कितने टाइम में गया और मेरा डिस्टेंस कितना था, तो हम चेंज कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके, तो ये मुझे चेंज पता चल जाएगा कि कितना चेंज आया। अब W की डेफिनेशन हमें पता है, क्या है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमने W, डेल्टा W ये देख लिया है कि वर्क डन फील्ड के अगेंस्ट करने से वर्क की डेफिनेशन होती है F इंटू डी, सही है। अगर हम D के अंदर चेंज मालूम करें तो ये डेल्टा D हो जाएगा, और डेल्टा D को इन्होंने यहाँ पे डेल्टा S से रिप्रेजेंट किया हुआ है, आप देख सकते हैं, सही है। तो मैं इस डेल्टा W की जगह इसकी जब वैल्यू पुट करूँगा F डेल्टा S, तो हमने उसकी भी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, F अपॉन क्यू नॉट। अब यहाँ से अगर मुझे फोर्स की वो चाहिए वैल्यू, तो मैं F इक्वल टू क्यू नॉट ई कर दूँगा। इसी तरह अब मैंने इस W की जगह वैल्यू डाली F डेल्टा S, और F की जगह मैंने डाला क्यू नॉट ई, तो ये देखें क्यू नॉट ई और डेल्टा S, तो नीचे वाले क्यू नॉट से ऊपर वाले क्यू नॉट कैंसिल हो गया, माइनस की साइन रहेगी, माइनस का ई डेल्टा S। अब ये डेल्टा S उधर नीचे जाएगा तो डेल्टा वी से डिवाइड हो जाएगा, और इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब होता है स्लोप, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रेडियंट मतलब होता है स्लोप। तो ये दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है। बहुत बाज़ औक़ात आप लोगों से पेपर के अंदर सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा हुआ आएगा, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यही डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए बोल रहा है। तो ये क्या आप बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके इक्वल है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल के, यानी नेगेटिवली टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल के विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यही था, ये इस चैप्टर के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं, और इंशाल्लाह इसी में से एक सवाल ज़रूर आएगा। और ये चैप्टर मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो है आप इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सेकंड ईयर में था, अब इन्होंने फर्स्ट ईयर में भी डाल दिया है, तो इसमें जो है बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। तो जो जो सवाल आ सकते थे मैंने आपको वो करा है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में, जहाँ जिसमें मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो भी आपको देखना लाजमी है। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें।